सबको नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं चौथा लेक्चर लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज का टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियों के बारे में आपने पढ़ा है और ये दो गतियां पृथ्वी की बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली गति होती है जिसे हम दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। अगर आप इस ग्लोब पर नज़र दें तो आप देखेंगे कि ये ग्लोब सीधा ना हो के 23.5 डिग्री अक्ष के ऊपर झुका हुआ है। ये 23.5 डिग्री की कीली है, इसके ऊपर झुका हुआ, सीधा नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं, बल्कि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। और हमारी पृथ्वी इस प्रकार से अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है और इस अक्ष के ऊपर घूमने के कारण से जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां पर रोशनी होती है, वहां पर दिन होता है। और ये पूरा का पूरा रोशनी वाला जो सर्किल बनता है इसे हम प्रदीपन व्रत के नाम से जानते हैं। प्रदीपन व्रत मतलब जहां पर जो दीप से या रोशनी से प्रज्वलित है और इसके पीछे वाला पोर्शन जो होता है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, वहां पर रात होती है। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के इस पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण से ही हमारी पृथ्वी पर रात दिन बनते हैं। लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। एक जैसे इसलिए नहीं होते कि ये 90 डिग्री पर नहीं है, बल्कि जो हमारी पृथ्वी की परिधि है जिसे हम कक्षा कहते हैं, उस कक्षा पर या प्लेन पर, जो ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है, उसके ऊपर 90 डिग्री ना होकर उसके ऊपर ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये प्राकृतिक रूप से झुकी हुई है, इसमें मनुष्य का कोई भी रोल नहीं, कोई भी इसमें भूमिका मनुष्य की नहीं है। तो इस प्रकार से दिन और रात बनते हैं और ये दिन और रात 24 घंटे में अपना एक सर्किल पूरा करते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूम भी रही है और सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व परिक्रमा भी कर रही है, परिक्रमण भी कर रही है। तो दो गतियां मुख्य रूप से हुई हमारी पृथ्वी की। एक तो वो अपने अक्ष के ऊपर, एक्सिस के ऊपर घूम रही है, 23.5 डिग्री की जो कीली है उसके ऊपर इस प्रकार से घूम रही है। इस प्रकार से आप देखिए, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने में, एक सर्किल कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में इसको 24 घंटे लगते हैं। दूसरी जो गति है वो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है और ये परिक्रमा का जो पथ है ये गोल नहीं है बल्कि अंडाकार या इलिप्टिकल शेप में है, ठीक है। अब ये इतनी तेजी से दो गतियां हमारी पृथ्वी पर हो रही हैं, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाते। हम कभी ये महसूस नहीं कर पाते कि हमें कोई स्विंग मिल रहा है, कोई झूला मिल रहा है। जैसा हम कार में बैठते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो एक हल्का सा स्विंग महसूस करते हैं, शरीर को अच्छा लगता है कि कुछ किसी चीज में चल रहे हैं, हम अच्छा लग रहा है। लेकिन ये पृथ्वी पर नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारी पृथ्वी है, ये वाले इस, और देखिए आप तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि पश्चिम से पूर्व ये 23.5 डिग्री झुकाव पर झुकी हुई है, जिसे हम अक्ष कहते हैं, यानी कि एक्सिस, अक्ष। और इसके ऊपर सर्वाधिक इसकी जो गति है वो भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटे है और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। जैसे जैसे हम ध्रुवीय भागों की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसकी गति कम होती हुई चली जाती है। 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर आते आते ये 1100 किलोमीटर
प्रति घंटा रह जाती है और 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण आने पर ये गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है और ध्रुवीय भागों में आकर ये गति 0 हो जाती है, यानी कि रुक सी जाती है एकदम। तो इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण से हमारी पृथ्वी पर रात दिन बनते हैं और ये रात दिन एक से नहीं होते हैं कि 12 घंटे का दिन हो 12 घंटे का रात हो पूरे साल, बल्कि कभी दिन ज्यादा होते हैं, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण से ऐसा होता है। यहां पर मैंने आपको सूर्य और पृथ्वी की 4 स्थिति बताई हैं, जिसमें आप देखेंगे अगर हम जून से स्टार्ट करें, 20 जून और 20 से 22 जून जो ग्रीष्म संक्रांति होती है, वहां पर सूर्य की हमारी पृथ्वी की स्थिति ये होती है। और जब ये पश्चिम से पूर्व आगे बढ़ते हुए पहुंचती है तो 22 और 23 सितंबर को जो शरद विषुव कहलाता है वहां पर स्थिति ये होती है। और शीत संक्रांति होती है ये 21 से 22 दिसंबर के बीच में, वहां पर पृथ्वी की स्थिति ये होती है। फिर बसंत विषुव आ जाता है जो 20 से 21 मार्च के बीच में होता है। सामान्यतः हम मानते हैं विषुव से मतलब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर स्ट्रेट हो। अब सूर्य की पोजीशन को अगर आप देखें तो सूर्य का जो भ्रमण का जो क्षेत्र होता है वो इन 2 रेखाओं के बीच में होता है, यानी कि कर्क और मकर के बीच में। इसे ट्रॉपिक कहा जाता है। ट्रॉपिक मतलब होता है कि यहां से टर्न होना, यू टर्न लेना, फिर वो यहां दक्षिणायन होता है तो यहां से यू टर्न ले लेता है। तो ये वाला जो भाग होता है ये लगभग 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और यहां पर पूरे वर्ष गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट इसके ऊपर पड़ती हैं। तो सूर्य का एक बार उत्तरायण होना, यानी पे यहां पर भूमध्य रेखा पर सूर्य का बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर आ जाना, फिर ये वापस से दक्षिणायन होता है यू टर्न लेकर तो एक बार और इसके ऊपर स्ट्रेट आता है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। और यहां पर इस स्थिति में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है साहब? तो सिर्फ ये जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल जो जोन है, यहां पर ही सूर्य की किरणें स्ट्रेट पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे पृथ्वी के गोला आकृति होने के कारण से ये और दूरी बढ़ जाने के कारण से इनकी हीट या ऊष्मा कम होती चली जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होते हुए चले जाते हैं। ये इसका मुख्य कारण है। अब ये जो दूसरी गति मैंने आपको बताई है परिक्रमण की, जिसमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और उसको चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब ये 6 घंटे की बहुत इंपॉर्टेंस है। 6 × 4 मतलब 24। 6 घंटे 4 साल में जुड़ते जुड़ते 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब एक दिन, इसलिए इसे लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। और ये फरवरी के माह में प्रत्येक 4 वर्ष में जुड़ जाता है। तो इस वर्ष 4 वर्ष बाद जब फरवरी आती है तो वो 28 दिन का ना होकर 29 दिनों की फरवरी होती है। ये 4 ईयर से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 घंटे हो जाते हैं और 24 घंटे इज इक्वल टू 1 डे, एक दिन होता है। अब हम इसकी बात करें कि जो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है इलिप्टिकल शेप में, वो 965 मिलियन किलोमीटर की दूरी इस अवधि में, यानी कि 365 दिन और 6 घंटों के बीच में दूरी तय करती है, मध्य दूरी में दूरी तय करती है। ये कितना? 965 मिलियन किलोमीटर है ये पूरा का पूरा पृथ्वी का परिक्रमण
पाथ या रास्ता। और यहां पर वेलोसिटी, इसकी गति की क्या है पृथ्वी की, आप जानते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड निकला और 30 किलोमीटर पृथ्वी आगे चली गई। इतनी तेजी से हमारी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पृथ्वी पर और किसी प्रकार के झटके महसूस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी हिल जाता हो या भूकंप आ जाता हो या पृथ्वी इधर उधर डूल जाती है, हमारे मकान, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स हिल जाते हैं, नहीं है। देखिए कितना बड़ा भौतिक नियम पृथ्वी ने हमको दिया है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो प्रकार की फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रही है, और इन दो प्रकार की फोर्सेस के कारण से सब कुछ इसमें बंधा रहता है। आपने बचपन में एक प्रयोग किया होगा, एक छोटी सी बकेट या बाल्टी में पानी भरकर उसको रस्सी से बांधकर अगर आप उसको इस प्रकार से घुमाएं तेजी से, तो आप देखेंगे एक बूंद भी पानी उस बकेट का, उस बाल्टी का धरातल पर नहीं गिरेगा। यही नियम हमारी पृथ्वी पर अप्लाई हो रहा है। जिस स्पीड से घूम रही है और उससे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहे हैं, वही जो बकेट पे कर रहे हैं, यहां से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, केंद्र से बाहर से की ओर और बाहर से केंद्र की ओर। इन दोनों बलों के लगने के कारण से हमारी पृथ्वी का कोई भी भाग अस्थिर नहीं होता है, असंतुलित नहीं होता है। और 71% यहां पर जल है। वो जल सारा का सारा पृथ्वी से चिपका रहता है, एक बूंद भी नहीं झलकता है। तो प्रकृति का और भौतिक नियमों का कितना बड़ा योगदान है और कितना बड़ा विज्ञान इसके पीछे छुपा है, कल्पना कीजिए। तो और स्पीड भी कितनी है आप देखिए, पृथ्वी की स्पीड सूर्य के चारों ओर घूमने की वेलोसिटी कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। मतलब आपने ये चुटकी बजाई और आप 30 किलोमीटर आगे निकल गए। आपने चलने के लिए एक स्टेप उठाया और आप 30 किलोमीटर आगे निकल गए। और सिर्फ यही नहीं, अपनी कीली पर यह घूम भी रही है। इसके घूमने दो प्रकार के मोशन हो गए, इसलिए एक तो घूर्णन वाला दैनिक गति और दूसरा वार्षिक गति, परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। अब सूर्य की जो दैनिक गति है उससे तो रात दिन बन रहे हैं, और सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी कर रही है उससे क्या हो रहा है, और वो भी 23.5 डिग्री झुकी होने पर, अक्ष पर झुकी होने पर, जो पृथ्वी की जो कक्षा है, ये ऑर्बिट है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती और इलिप्टिकल शेप में अंडाकार स्थिति में है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण से जैसे जैसे ये अपनी स्थिति बदलती है, यहां पर आप देखिए, यहां पर भी स्थिति बदल रही है, यहां पर भी स्थिति बदल रही है, यहां पर भी स्थिति बदल रही है, यहां पर भी स्थिति बदल रही है। वैसे वैसे यहां पर ऋतुओं में पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। कभी ग्रीष्म आती है, कभी शीत आती है, कभी बसंत आती है, कभी पतझड़ आती है, और इसमें ही कभी कभी वर्षा भी होती है। ज्यादातर वर्षा जो होती है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु, वहां ग्रीष्म में नहीं बल्कि शीतकाल में वर्षा होती है। इसलिए वहां पर वर्ल्ड के, दुनिया के सबसे अच्छे और बड़ी तादाद में सिट्रस फ्रूट्स, रसदार फल पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है। और ये एक प्रकार की नई जलवायु बनती है पृथ्वी के वायु बेल्ट की शिफ्टिंग के कारण से, एयर प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग के कारण से नई प्रकार की जलवायु, जिसे हम इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ये दो प्रमुख गतियां हैं, एक दिन रात बना रही है और दूसरा पृथ्वी पर विभिन्न किस्म की ऋतुओं का निर्माण करती है। अब इससे संबंधित एक और बात है, तीसरी गति हम कह सकते हैं इसको पृथ्वी की, वो कहलाता है प्रिसेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अग्रगमन। इन दो गतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव हम पे बहुत पड़ता है, बहुत कम समय में पड़ता है।
इसलिए हम सामान्य रूप से ये कहते हैं कि ये दो ही गतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की 4-5 गतियां हैं। तो पहला तो दैनिक गति हुई, दूसरा वार्षिक गति हुई, और तीसरा प्रिसेशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का अग्रगमन गति। अब ये अग्रगमन गति क्या है? आपने देखा होगा कि अगर आपने बचपन में लट्टू चलाया है तो लट्टू डाइंग स्टेज में आते हुए इस प्रकार से घूमता हुआ गिरता है। यही स्थिति हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी इस प्रकार से 23-23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, लेकिन ये हमेशा 23.5 डिग्री पे झुकी नहीं रहती है, बल्कि इसके अक्ष में भी परिवर्तन होता रहता है। ये इस प्रकार से घूम के ये इधर भी आ जाता है। इस गति को प्रिसेशन या अग्रगमन के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों होता है? ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ये गति होती है। मैं इसको और आपको क्लोज से दिखाऊं तो आप देखेंगे ये वाली गति मैंने यहां प्रिसिशन की बताई। आप देखिए ये स्थिति है। ये 1500 एडी में हमारा जो ध्रुव तारा था वो वेगा था, और आज हमारा जो 23.5 डिग्री इस तरफ है तो हमारा ध्रुव तारा है पोलरीज, और ये इस प्रकार से घूमते हुए पूरा का पूरा प्रिसेशन या अग्रगमन करते हुए 26,000 साल में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। कितने समय में? 26,000 साल में। मतलब 13,000 इधर, 13,000 इधर, मतलब 13,000 वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी लगभग 1500 एडी में वो इस स्थिति में थी। हमारे पृथ्वी का अक्ष इस प्रकार से झुका हुआ था, और ध्रुव तारा जो था वो पोलरीज नहीं था, उस समय वेगा था। और वर्तमान स्थिति ये है जो लगभग 26,000 वर्ष चलेगी, और फिर वापस से ये घूमते हुए वेगा की ओर चली जाएगी। तो कभी वेगा 13,000 वर्ष वेगा और 13,000 वर्ष पोलरीज हमारे ध्रुव तारे बने रहते हैं। इसको हम प्रिसेशन कहते हैं। प्रिसेशन या अग्रगमन। और यह गति हमेशा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के स्वरूप होती है। ये हमारी जो पृथ्वी की कीली है वो इस प्रकार से घूमते हुए 26,000 वर्ष में एक चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी की तीसरी गति हुई। अब मैं आपको पृथ्वी की चौथी गति बताता हूं। इस चौथी गति को शिंडलर वॉबल के नाम से जाना जाता है। शिंडलर वॉबल, शिंडलर एक नाम का अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था जिसने 1891 में इस गति के बारे में अध्ययन किया था और सबको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था। शिंडलर वॉबल में क्या होता है? हमारी जो कीली है ये पृथ्वी की, जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो हमारी पृथ्वी पर भूकंप निरंतर आते रहते हैं प्रतिवर्ष। लगभग 8 से 10 लाख भूकंप प्रतिवर्ष पृथ्वी पे आते हैं। उसमें से कुछ 100 या 150 ही बड़े होते हैं, जो 4 या 5 रिक्टर स्केल या उससे ऊपर होते हैं। ज्यादातर 1-2 रिक्टर स्केल पे होते हैं, जिसके झटके हमें महसूस ही नहीं हो पाते। तो इन झटकों के कारण से हमारी पृथ्वी की कीली इस प्रकार से हिलती है, और हिलते हुए वॉबल करते हुए एक सर्किल कंप्लीट करती है। और ये एक सर्किल कंप्लीट करने में इसको 471 दिन लगते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये पृथ्वी की जो कीली है, झुकाव जो है ये 23.5 डिग्री का, ये इस पे जो भूकंप आ रहे हैं पृथ्वी पर, इससे ये हिलती है, और हिलता हुआ इस प्रकार से एक सर्किल कंप्लीट करती है 471 दिनों में। इस गति को शिंडलर वॉबलिंग या वॉबल से मतलब है कंपन करती हुई पृथ्वी एक अपनी कीली पर ही, अपनी अक्ष पर ही एक सर्किल कंप्लीट कर ले। ये भी एक प्रकार की पृथ्वी की चौथी गति है। अब हम एक और पृथ्वी की गति होती है जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होती है, जिसे हम पांचवी गति भी कह सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं आपके अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो चंद्रमा इतना छोटा है। ये हमारी पृथ्वी का शेप है, आकृति। तो हमारी पृथ्वी
की जो पोजीशन आप देख रहे हैं वो उससे चंद्रमा बहुत छोटा है। हम सामान्य रूप से हम कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, लेकिन आधा आधा सत्य है। सिर्फ चंद्रमा ही पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, पृथ्वी भी उसके साथ घूमती है। इस प्रकार से इनका मोशन होता है, कभी चंद्रमा कभी पृथ्वी, कभी चंद्रमा कभी पृथ्वी, कभी चंद्रमा पृथ्वी, और एक सर्पेंटाइन सर्पाकार पथ के ऊपर चलते हुए दोनों आगे चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी बड़ी है और चंद्रमा छोटा है, तो बड़े को हमेशा छोटे से एडजस्ट करके चलना पड़ता है। हमारे घरों में भी कहते हैं कि जो बड़ा होता है और छोटा जिद करता है तो कहते हैं अरे तू बड़े को समझाते हैं, अरे तू बड़ा है यार मान जा, ये छोटा है, इसको 2 सेव ज्यादा दे दे, थोड़ी सी इसको बिरयानी ज्यादा दे दे, थोड़ी सी इसको खाने पीने की चीज ज्यादा दे दे। तो हमारे परिवार में भी इस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाता है बच्चों के बीच में और सदस्यों के बीच में। तो ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब इन दोनों में संतुलन कैसे स्थापित होगा? ये तो बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटा है। आप किसी तराजू में एक पलड़े में 5 किलो का भार या वेट और दूसरे में 1 किलो का वाट रखें और उसको तराजू को उठाएं, तो वो क्या संतुलित रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा उसकी जो कड़ी है उसको 5 किलोमीटर की तरफ आगे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो आगे की ओर शिफ्ट होगी तो दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। ऐसा ही बड़ा मास हमेशा अपनी सेंटर ऑफ मास को बाहर की ओर एडजस्ट करता है, जैसे हमारी पृथ्वी करती है। हमारी पृथ्वी का अर्धव्यास है 6378 किलोमीटर। कितना? केंद्र से लेकर धरातल तक बाहर की ओर 6371 किलोमीटर। अब लगभग 4671 किलोमीटर आगे बढ़कर पृथ्वी को अपना केंद्र स्थापित करना पड़ता है चंद्रमा से संतुलन बनाए रखने के लिए, और इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से मतलब है दो मासों के बीच, दो बॉडीज के बीच में जिनका मास अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग है, तो उनके बीच में संतुलन कैसे हो? तो बड़ी वाली बॉडी को अपना सेंटर ऑफ मास बाहर की ओर शिफ्ट करना पड़ता है, और किसके अकॉर्डिंग? छोटी वाली बॉडी के अकॉर्डिंग। जो छोटा वाला जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग उसको अपना मास को बाहर की ओर एडजस्ट करना पड़ता है, तब इन 2 या 2 से अधिक बॉडीज के बीच में संतुलन स्थापित होता है। सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं, सुनते हैं बचपन से कि सूर्य और सभी ग्रह पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सुनते हैं ना ये? अगर मैं ये कहूं ये अर्ध सत्य है तो इसके पीछे बैरी सेंटर है। सूर्य हमारा सबसे बड़ा पिंड है, स्टार है, और इससे सभी ग्रह बंधे हुए हैं, और सभी ग्रहों का सूर्य से बैरी सेंटर स्थापित होता है। यानी कि सूर्य एडजस्ट करके अपने सेंटर को बाहर की ओर ले आता है, तब उस ग्रह से उसका संबंध स्थापित हो जाता है, संतुलन और गुरुत्वाकर्षण के रूप में वो उसके चारों ओर घूमता रहता है। अगर ये संतुलन स्थापित ना हो तो वो ग्रह या पिंड निकलकर बाहर चले जाए या सूर्य के अंदर गिरकर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। प्रत्येक ग्रह का संबंध सूर्य के बैरी सेंटर या सेंटर ऑफ मास से है, और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का भी सूर्य से बैरी सेंटर है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं बताता हूं आपको। ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और इतना बड़ा ग्रह है कि इसका बैरी सेंटर सूर्य के अंदर नहीं होता है, बल्कि इससे सूर्य को एडजस्ट करने के लिए बैरी सेंटर को या अपने सेंटर ऑफ मास को बाहर की ओर स्थापित करना पड़ता है।
जैसे ये सूर्य है और ये बृहस्पति है, तो यहां अंदर कहीं नहीं होगा बल्कि इसका बेरी सेंटर बृहस्पति का बाहर होगा। तो उस बाहर, सूर्य के बाहर स्थापित बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन हम सोचते हैं कि किसकी परिक्रमा कर रहे हैं ये सारे ग्रह? सूर्य की परिक्रमा कर भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण सूर्य सबसे बड़ा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, और बड़ा होने के कारण इसका द्रव्यमान अधिक है, और बड़े को हमेशा छोटे से एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों से एडजस्ट करते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट से एडजस्ट करते हैं, परिवार में बड़े सदस्य छोटे बच्चों से एडजस्ट करते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट संतुलन ना हो तो देखिए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है परिवार और समाज में। तो प्रकृति ने यह हमें समझ दी है। प्रकृति ये बताती है कि बड़े पिंड को हमेशा छोटे पिंड से संतुलन बना के चलना है, तभी प्रॉपर रूप में गुरुत्वाकर्षण और संतुलन बैठेगा। अब हमारे जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का या सौर मंडल का सामूहिक रूप से भी बेरी सेंटर है सूर्य, और ये एक जगह स्थापित नहीं है बल्कि ये बदलता रहता है, इस प्रकार से घूमते हुए सूर्य के चारों ओर। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक ग्रह का द्रव्यमान अलग है, साइज अलग है, मास अलग है, वॉल्यूम अलग है, और उसका जो पाथ है रिवोल्यूशन का या उसके चारों ओर परिक्रमा करने का वो अलग है। कभी कोई ग्रह पास आ जाता है, कभी कोई ग्रह दूर होते हैं, कभी दूसरे ग्रह पहले वाले पास आ जाते हैं और दूसरे वाले दूर चले जाते हैं। तो इन दूरियों के घटते बढ़ते रहने के कारण से हमारे सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का बेरी सेंटर कभी एक नहीं रहता है, बल्कि ये शिफ्ट होता रहता है, ये बाहर भी निकल आता है। कई बार पृथ्वी कभी सूर्य के केंद्र में आ जाता है, कभी सूर्य के किनारे वाले पोर्शन में आ जाता है, कभी सूर्य से बाहर चले जाता है। इस प्रकार से ये विभिन्न दिशाओं, विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न पथों पर या मार्गों पर घूमते हुए सूर्य से अपना संतुलन स्थापित करता है। इसे हम कहते हैं बेरी सेंटर। अब ये बेरी सेंटर बड़ा इंटरेस्टिंग है दूसरे रूप में भी। वो किस लिए? कि बेरी सेंटर से हमारे वैज्ञानिक ये निर्णय ले पाते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी कहीं पर अगर कोई दूसरा कोई सोलर सिस्टम है और सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है और वो आगे पीछे हो रहा है, उसके घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो उस बेरी सेंटर से हम ये मालूम कर सकते हैं कि वहां एक स्टार है और स्टार के चारों ओर कुछ ग्रह या एक दो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज इतना ही। आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 9828531962। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।